Hello and welcome students. Welcome to the business studies class. I am Nana Jain, your teacher for business studies. हम लोग स्टूडेंट्स चैप्टर कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हुआ था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. आज एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं पूरे चैप्टर का, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता लग जाए या याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था पीछे. ठीक है. सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बट नॉट इन दैट मच डिटेल इन विच वी हैव डिस्कस्ड इट in the previous classes. Okay, so forms of business organization. About forms of business organization, we mean to say that the difference between the ownership and management of different organizations is known as different forms of business organization. Forms of organizations जो अलग अलग हमने इसीलिए की क्योंकि हर तरीके के काम की ओनरशिप ओन करने का तरीका और मैनेज करने का तरीका अलग अलग हो जाता है. तो उन सभी को हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के तरीके से क्लासीफाई कर दिया, ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ कि किसके अंदर क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं और क्या क्या हमें लॉसेस होते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या रहती हैं, ताकि हम लोग बेटर डिसाइड कर पाएँ कि जब भी हम एक बिज़नेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें किस तरीके की चीज़ें अपने दिमाग में रख के फिर एंटर करना चाहिए. सिर्फ पैसा लगाना बिज़नेस करना नहीं होता, हमें उसको आगे थोड़ा हमें सोच के चलना पड़ता है. फ्यूचर कंटिजेंसीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है. तो उन्हीं सब चीज़ों को के लिए थोड़ी सी अगर हमें हेल्प हो सके, तो इसलिए बिज़नेस हमें बताना चाहता है कि अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस कैसी होती हैं, किस तरीके की उनमें वर्किंग होती है, ताकि हम स्टार्ट करने से पहले ये बेटर तरीके से सोच पाएँ कि हम कैसे बिजनेस की, कैसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बेटर कर पाएंगे. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज. ओके, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था धीरे धीरे सारी इन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ, थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें. सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जब हमने बात की थी बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में वी हैव ओनली द सिंगल ओनर. ओनली वन सिंगल ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वर्किंग. He only manage and own all the tasks related to business, all the activities related to business. ठीक है. जितने भी हमारे प्रॉफिट्स रहते हैं वो भी सोल प्रोप्राइटर को, एक को ही इंसान को मिलेंगे, और जो हमारे जितने भी लॉसेस रहते हैं वो भी इसे ही बियर करने पड़ेंगे. रिस्क भी सारा इसी का होगा. तो ये सोल, होल एंड सोल होता है बिजनेस का. सब चीज़ें इसके ऊपर निर्भर करती हैं. लेकिन जब हमने ये बिज़नेस किया था, हमने इसके बारे में बात की थी कि इस बिज़नेस के लिए बहुत सारी इसकी मेरिट्स होती हैं. क्या मेरिट्स होती हैं? सिंपल सी चीज़ होती है. एक तो डिसीजन मेकिंग हमारी बहुत क्विक हो जाती है, क्योंकि मुझे किसी से पूछना नहीं है. जो मेरे मन में आएगा, मुझे लगता है अगर मेरे बिजनेस के लिए फेवरेबल है, मैं डिसीजन लेके ओके कर दूंगी उस चीज़ को. ठीक है. लेकिन और साथ ही साथ क्या था, जब मेरा मन करे मैं आसानी से फॉर्म कर सकती हूँ, जब मेरा मन करे मैं आसानी से इसको बंद कर सकती हूँ. ईज़ थी फॉर्मेशन में और क्लोजर में, एक ईज़ थी, मैं आसानी से कर सकती थी. ठीक है ना. तो इस तरीके के हमने कुछ मेरिट्स इसके डिस्कस किए थे, कुछ अच्छी बातें आपको बताई थी कि क्या क्या हमारे पास पॉजिटिव थिंग्स होती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. लेकिन हर बिजनेस की कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ भी होती हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. इसके लिए हमें क्या नेगेटिविटीज़ हमने पढ़ी थी? एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि एक इंसान सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता, मैनेजरियल एबिलिटी नहीं हो पाती. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं अकेली कितना पैसा लगाऊंगी, रिसोर्सेज लिमिटेड रह जाते हैं. रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं ही, साथ में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है. अनलिमिटेड क्यों हो जाती है? अगर कोई भी ड्रॉबैक्स हैं या कोई भी लॉस आ गया तो मुझे अकेले ही उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, लॉस को कवर अप करना पड़ेगा, चाहे मेरे पर्सनल एसेट्स ही क्यों ना चले जाएं. तो ये कुछ बातें थी इस बिज़नेस की जिन्होंने हमें सोचने पे मजबूर किया कि हाँ, हमें इससे कुछ बेटर सोचना चाहिए, जहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हों. ठीक है. जब इससे थोड़ा सा हम बेटर उसमें काम कर पाएँ. ठीक है. तो ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप. बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद हमारे पास बात आती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसे आप HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से भी जानते हैं. बोथ आर द सेम थिंग, वेदर इट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और इट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. बेसिकली होता क्या था कि पहले के टाइम में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, आज भी होती हैं, बट आज हमारा फोकस न्यूक्लियर फैमिलीज़ पे ज़्यादा हो गया है कहीं ना कहीं. तो जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, तो जो दादा वगैरह बिजनेस शुरू कर दिया करते थे वो आगे चलता रहता था. ठीक है. तो उसी से ये जनरेट हुआ जॉइंट हिंदू फैमिली का. बेसिकली ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और यू कैन से द कंसेप्ट ओनली लाई इन इंडिया. इंडिया में ही फॉलो होता है और बाहर की कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा नहीं होता है. ओरिजिनेट ये इंडिया में ही हुआ है मेनली. ठीक है. तो क्या होता है कि जो मेन हमारा होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है.
जो सबसे एजिड इंसान होता है, आप उसके लिए कह सकते हैं, उसको हम कर्ता नाम देते हैं। इसमें वही सारे डिसीजंस लेता है, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे कर्ता लेता है। इन केस अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे बड़ा मेंबर होता है फैमिली का, वो कर्ता ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, हमारे पास 2 मेंबर्स होने बहुत ज़रूरी थे फैमिली में, और जो भी डीलिंग होती थी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू होती थी। अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, या फैमिली प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो ही मैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर पाती थी, ठीक है। और दूसरा इसमें आगे मुझे क्या था, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना पड़ता था। मेरिट से इसके मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। जो भी अगर नया बंदा पैदा हुआ है, नया बच्चा पैदा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अपने आप एक मेंबर बन जाता था, ठीक है। तो जिसे हमने को पार्टनर्स का नाम दिया था, अगर आपको याद हो तो। को पार्टनर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 2 सिस्टम्स होते हैं, दया भाग और मिताक्षरा, जिनके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर द फीमेल मेंबर्स विल बी द पार्ट ऑफ द बिजनेस और नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। इसमें मेरिट्स क्या थे, ईजिली फॉर्म हो जाता है, ठीक है, आपस में लॉयल्टी बनी रहती है, ठीक है ना। एक दूसरे की ये होता है कि हाँ मुझे काम अच्छा करना है क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है, ठीक है। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन रहती है, आसानी से फॉर्म हो जाता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं एक्सेप्ट द कर्ता, जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये भी एक इसमें अच्छी चीज़ थी कि बाकी सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी उतनी ही थी जितना उनका प्रॉपर्टी में या बिजनेस में शेयर था। लेकिन जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर वो अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बना ले, फैमिली प्रॉपर्टी से अलग उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो भी उसे बेचनी पड़ जाएगी अगर डेट्स क्लियर करने हैं। लेकिन बाकी मेंबर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराइयां आती हैं, इसमें भी टाइम के साथ साथ कुछ बुराइयां लगी। स्टेबिलिटी तो थी, एग्जिस्टेंस तो थी, क्योंकि एक कर्ता मरा तो दूसरा फैमिली मेंबर कर्ता बन जाएगा, कंटिन्यूटी तो थी। लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, कहीं ना कर्ता के ऊपर सारे डिसीजंस होते थे, तो कर्ता की डोमिनेंस आ जाती थी। वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता था, बाकी यंग जनरेशन नहीं चलती उनके हिसाब से, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स राइज होते थे, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स होते थे। दूसरा क्या होता था, इंसेंटिव्स नहीं मिला करते थे। बाहर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मुझे इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, तो बिजनेस हुआ, घर में पैसा आ गया, मेरे पास अपना पर्सनल तो कुछ नहीं आया, ठीक। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आनी लोगों को शुरू हुई, ठीक है। दूसरा क्या होता था, डोमिनेंस आ गया कर्ता का। फिर क्या होता था, ज़रूरी नहीं होता था कि कर्ता के पास हर तरीके की मैनेजरियल एबिलिटी हो। कई बार कर्ता जो होता था वो मैनेज नहीं कर पाता था चीज़ों को, उसके गलत डिसीजंस की वजह से भी पूरी फैमिली बिजनेस को अफेक्ट होना पड़ता था, ठीक है। तो ये था हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस किया तो हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी थी, और हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे और अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, रिस्क बहुत ज़्यादा था। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम गए पार्टनरशिप के ऑप्शन पे। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 or more persons agree to share the profits and losses and agree to bear the risk in certain ratio। क्या होता है पार्टनरशिप में, क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग आगे आते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें पार्टनरशिप में काम करना है, कि कुछ फंड्स तुम लाओ, कुछ फंड्स मैं लाऊंगा, उसके हिसाब से हम लोग बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। तो अब फंड्स लाए इस तरीके से, तो क्या हुआ, ग्रेटर रिसोर्सेज हो गए थोड़े, है ना, रिसोर्सेज बढ़ गए थोड़े। दूसरा क्या हो गया कि लोग ज़्यादा हो गए मैनेज करने के लिए, एक किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, एक किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, तो हमारा स्पेशलाइजेशन का एरिया बढ़ गया। मैनेजरियल एबिलिटी वाला जो हमारा चीज़ थी वो हमने यहाँ कवर अप कर ली पार्टनरशिप में। दूसरा क्या था, फंड्स हमारे थोड़े बढ़ गए, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या थी, इसमें भी कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आई हमें। क्यों आई, एक भी मेंबर अगर मर गया या रिटायरमेंट ले ली तो हमें पार्टनरशिप दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट करनी पड़ती थी, वो वाली पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। फिर लाइबिलिटी की प्रॉब्लम इसमें भी अराइज हुई हमें, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबकी रहती थी, अनलिमिटेड भी थी और जॉइंट भी थी। अनलिमिटेड और जॉइंट में क्या था कि अगर डेट्स मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ किसी रीज़न की वजह से, तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी जाएगी, और जिस पार्टनर के पास ज़्यादा पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी वो ज़्यादा पहले बेचारा लगता था कि हाँ इसकी से कवर कर लो, ये बाद में अपने आप लेता रहेगा। तो अनलिमिटेड और जॉइंट लाइबिलिटी मेरे पास यहाँ आई, ये मुझे इसका ड्रॉबैक आ गया, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हमारा कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें उसके कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कुछ एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन वो कहते हैं कि अच्छा है अगर आप कराओ तो, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन के अलावा जो भी दो पार्टनर्स के बीच में जितनी भी डीलिंग्स होती हैं उन सब के लिए ये कहा गया कि आप वर्बली ना करके उसको रिटन एग्रीमेंट के थ्रू करो, ताकि आपके पास प्रूफ रहे, एविडेंस रहे फ्यूचर में अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो। ठीक है, तो उस केस में एक रिटन एग्रीमेंट बनाया गया जिसे हमने पार्टनरशिप डीड का नाम दिया। ठीक, पार्टनरशिप डीड के बारे में बात की थी हमने। ठीक है, पार्टनरशिप में एक चीज़ और थी कि हमने पार्टनर्स के टाइप पढ़े, अलग अलग पार्टनर्स होते हैं। कौन कौन से पार्टनर्स के टाइप पढ़े? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये हमने कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े उनकी वर्किंग के हिसाब से। ठीक है, तो हमें डिफरेंट पार्टनर्स के बारे में बताया गया, जैसे जैसे जो काम करता है उसके हिसाब से उसकी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसके हिसाब से हमने कुछ पार्टनर्स के टाइप बताए। उसके अलावा हमने क्या बताया कि जो हम अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या अपनी डीड साइन कर रहे हैं उसके हिसाब से पार्टनरशिप के भी टाइप्स हो जाते हैं डिफरेंट। ठीक है, वो हमने आपको बताया था कि या तो ड्यूरेशन के हिसाब से होंगे या जो हम लाइबिलिटी होती है उसके हिसाब से होते हैं। दो चीज़ों की वजह से होते हैं, एक तो हमारी ड्यूरेशन के हिसाब से और एक हमारी लाइबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो किया था हमने, इसको मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। ओके, आई एम डिलीटिंग दिस एंड मेंशनिंग इट हेयर। दो टाइप्स की थी, ड्यूरेशन के उस पे हमारी थी पार्टनरशिप एट विल और दूसरी थी हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, और यहाँ पर लाइबिलिटी के हिसाब से हमारी थी जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल में क्या था, जो मतलब चलती रहती है, जब तक हमारी इच्छा है तब तक चलेगी। जहाँ पे पार्टनर्स को लगा कि नहीं हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं या कोई पार्टनर की रिटायरमेंट वगैरह हो गई तो हमें रिकन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो उन केसेस में चेंज आ जाता था। ठीक है, पार्टनरशिप पर्टिकुलर कहाँ होती थी, जब हम पर्टिकुलर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो वो टाइम पीरियड खत्म होते ही या वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही विच एवर इज अर्लियर पार्टनरशिप वहीं खत्म हो जाया करती थी। ठीक है, जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या अंतर था? जनरल पार्टनरशिप जहाँ पर सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, नॉर्मल जो चलता है हमारा। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता था, मिनिमम एक मेंबर ऐसा होता था जिसकी अनलिमिटेड होती थी, बाकियों की लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाया करती थी। जितना वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतनी ही उनको आगे लाइबिलिटी उनकी रहती थी। ठीक है, तो ये था हमारा पार्टनरशिप का कंसेप्ट। पार्टनरशिप के बाद हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। पार्टनरशिप में हमने मिनिमम नंबर रखा था कुछ एक मेंबर्स का कि मिनिमम नंबर 2 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर हमारा कितना था 10 इन केस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री एंड 20 इन केस ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ इंडस्ट्री और यू कैन से फर्म। ओके, फिर उसके बाद हमारा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या थी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बेसिकली क्या था आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर फॉर्म ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस। ओके, जहाँ पर लोग एंटर क्यों करते हैं? अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर लोग एंटर करते थे। ठीक है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम मुझे 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए होते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू करने के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक, रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी होता है, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट्स इतनी हार्डकोर नहीं होती, सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है, आप आसानी से उसको रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हमारे पास क्या था, काफ़ी चीज़ें अच्छी आई। एक तो मैनेजिंग कमेटी बना दी जाती थी, वो डिसीजंस ले रही है, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते थे। ठीक है, और दूसरा क्या होता था हमें, और मैनेजमेंट अच्छी मिल रही थी। ठीक है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता था, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाया करता था सब्सिडीज़ वगैरह की फॉर्म में। लेकिन इतने सारे मेरिट्स होने के बावजूद भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी कुछ डिमेरिट्स हमारे सामने आए थे। वो क्या थे? एक तो गवर्नमेंट जो थी कंट्रोल तो करती थी, लेकिन ग्रांट तो देती थी बट कंट्रोल भी करती थी।
है ना। दूसरा क्या है, कई बार लोग क्या करते थे, पर्सनल लेवल को बीच में घुसा देते थे, वहाँ पे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक अच्छी बात थी कि हर मेंबर की लिमिटेड लायबिलिटी थी, जितना उसने कंट्रीब्यूट कर रखा था उसको उतना ही देना था। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी होने के बावजूद भी प्रॉब्लम कहाँ आती थी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं हुआ करते थे, क्योंकि नॉर्मल लोग थे जो उठ के आते थे और एक साथ मिलके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेव करने के लिए अपने सोसाइटी बनाते थे। दूसरी बात क्या थी, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट थी ना, वो इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज लोग हमें नहीं मिल पा रहे थे। क्यों नहीं मिलते थे, क्योंकि बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो इतना ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनरेरियम के बेसिस पे काम किया जाता था कि भाई कुछ आए, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किए, उसके लिए कुछ ले लिया। तो ऑनरेरियम की बेसिस पे जो काम करते हैं वो लोग करते हैं तो रिटायर्ड हो चुके हों या जिनके पास इतने ज़्यादा स्किल्स ना हो। ठीक है, जो एक्सपर्टीज़, जिसके पास स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ है अपने पर्टिकुलर एरिया, फील्ड ऑफ एरिया में, फील्ड ऑफ वर्किंग में, तो वो लोग आकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें जो थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए भी थोड़ी सी डिफर हो जाती हैं, थोड़े से उनको ड्रॉबैक्स मिलते हैं इस चीज़ के। उसके बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। ये सब हमने डिस्कस किया था। ये अलग अलग टाइप्स क्यों डिवाइड की गई, उनकी वर्किंग के हिसाब से, कि जो सोसाइटी जैसा उसका नाम है उसके हिसाब से आगे वर्किंग कर रही है, तो उसके हिसाब से हमने उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि आप जिस तरीके की वर्किंग कर रहे हो उसी तरीके का आपके पास नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बाद सबसे बड़ा मेन टॉपिक आया हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का। जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट इज़ अ कंपनी? कंपनी स्टूडेंट्स इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वी हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, पर्सन किसकी नज़र में है, लॉ की नज़र में है सिर्फ, कि कानूनन उसको एज एन आर्टिफिशियल पर्सन बताया गया है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कॉमन सील होती है उसकी अपनी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी आपके साथ। ठीक है ना, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इन सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले एक बहुत लार्ज स्केल पे देखी जाने वाली चीज़ थी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या प्रॉफिट्स आए, एक तो हम आसानी से अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते थे। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए स्कोप बहुत था मेरे पास, रिसोर्सेज बढ़ गए थे मेरे, यहाँ चाहती तो और जनरेट कर सकती थी रिसोर्सेज को। ठीक है ना, उसके साथ मुझे प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल रही थी, क्योंकि स्किल्स वाले जब मैं इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठी हूँ तो मैं मैनेजमेंट में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको मैं अपॉइंट करूँगी काम के लिए, क्योंकि मैं उनको पे कर सकती हूँ। आई कैन पे देम, तो आई कैन, इफ़ आई कैन पे देम, आई कैन अफोर्ड देम, आई विल एम्प्लॉय द बेस्ट, है ना। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी में ये सारी चीज़ें तो मिली हमें फ़ायदे, लेकिन वहीं पर ही ड्रॉबैक्स कंपनी में भी कुछ आए। क्या ड्रॉबैक्स आए कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। कंपनीज एक्ट 1956 ने कंपनी के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन के राय आप कंपनी खोल ही नहीं सकते। लेकिन उस रजिस्ट्रेशन को, अब आप कहोगे रजिस्ट्रेशन तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी कंपलसरी है, लेकिन कंपनीज़ का जो रजिस्ट्रेशन होता है बहुत ही एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस के साथ कंप्लाइंस करना पड़ता है, बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, न्यूमरस रेगुलेशंस आर देयर ड्यू टू विच देयर इज कैन बी डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में डिले क्यों होता है, क्योंकि पूरा हमने हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की आपने फॉर्म की, उसके हिसाब से नीचे से ऊपर तक जाऊँगी, फिर ऊपर से नीचे तक डिसीजन वापस आएगा, फिर आगे मैं डिसीजन दूंगी, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी तो है, बिकॉज कंपनी के केस में हम ये टैगलाइन यूज़ करते हैं, मेंबर में कम मेंबर में गो बट द कंपनी रिमेन फॉर एवर। कंपनी हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि लॉ की नज़र में अपने आप में अलग है। कंपनी तभी बंद होती है जब वाइंड अप हो या लिक्विडेशन हो। ठीक है ना, तो कंपनी तो चलती रहेगी, लेकिन क्या होता है कई बारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इस चीज़ में हमने कंपनी में एक चीज़ आपको पढ़ाई गई कि जो ओनर्स होते हैं वो डिसीजन मेकर्स नहीं होते, है ना। ओनर्स होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स, तो वो लोग एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सारे डिसीजंस लेते हैं शेयर होल्डर्स के, ओनर्स के बिहाफ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना बायस्ड हो जाते हैं कुछ टाइम, जब उनको पता लग जाता है सब कुछ हमारे ऊपर ही बेस्ड है, तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो अब प्राइवेट जो कंपनीज थी, हमने उनको जो काम था उनके हिसाब से हमने उनको बाइफरगेट किया टू टाइप्स में। इट इज़ वन इज़ प्राइवेट कंपनी एंड द अदर वन इज़ पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या था,
मिनिमम और मैक्सिमम जो मेंबर्स चाहिए थे वो अलग थे, ठीक है। उसके अलावा पेड अप शेयर कैपिटल जो मिनिमम होनी चाहिए दोनों की वो अलग थी, डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट एक अलग अलग थी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को अलग अलग करनी थी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स हम पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ऑफर कर सकते थे, प्राइवेट कंपनी के नहीं कर सकते थे, मेंबर्स की लिमिटेशन ज़्यादा थी। तो क्या था, इसलिए हमने दो अलग अलग कंपनीज के बारे में पढ़ाया आपको, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ठीक है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी आपके साथ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं अवेलेबल। उसके बाद हमारे पास मेन मोटिव आता है चॉइस का, कि चॉइस कैसे की जाए। चॉइस करने के लिए बहुत सारी हमारे पास चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेनली मैं चॉइस कैसे करूँगी, मेरे पास पैसा कितना है, कितने लॉन्ग रन में मैं देखना चाहती हूँ बिज़नेस को, कितनी मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, क्या मैं मैनेज कर पाऊँगी अकेले, या मैनेजमेंट के लिए मेरे पास हैं लोग तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, ठीक है। कंट्रोल कितना किसका रहेगा, मुझे कौन सी फर्म बेटर सूट करेगी, ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमने आपको डिटेल्स पढ़ाई इन सभी की। उनसे रिलेटेड सारे आपके फैक्टर्स हैं वो आपको स्टडी करने पड़ते, तभी आप बेटर समझ पाओगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छी है और कौन सी नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, आप लोग कई बारी सिंपल क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग कर लेते हो, बट प्रॉब्लम आप लोगों को आती है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। बेसिकली व्हाट आर द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वी कैन प्रोवाइड यू सम केस स्टडीज़, है ना। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से कि भाई क्या क्वेश्चंस रहेंगे, तो वहाँ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, कोर्स से ही रिलेटेड होते हैं, बट आपको समझना थोड़ा सा उनको, अगर आप उन्हें अच्छे से रीड कर रहे हो तो आप उन्हें रिलेट भी कर पाओगे। अगर आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छी तरह समझा है तो आप उनसे रिलेट भी कर पाओगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो चलेंगे वो अभी फ़िलहाल आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, मेनली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को कुछ भी डाउट्स रहते हैं या प्रॉब्लम्स रहती हैं तो वो लोग आप पूछ सकते हैं डाउट सेशंस में, जो भी होता है आपका, ठीक है। So basically we will discuss the application based question from NCERT. जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं बेटा बहुत सिंपल हैं, अगर आप लोग उनके हिसाब से चलना चाहते हो तो बहुत आराम से चल सकते हो, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते, जैसे कि बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो किस तरीके से डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल देती हैं, वो आपको बताना है। सो डेमोक्रेसी का मतलब वोटिंग राइट सबके पास इक्वल होता है, तो इक्वल वोटिंग राइट्स वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना है कि इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं, सब लोग मिलके एक मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट करते हैं, वो मैनेजिंग कमेटी डिसीजन लेती है, ठीक है, सबके सामने प्रेजेंट करती है, तो सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। और सेक्युलरिज्म क्यों आया, क्योंकि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, आपको सबको इक्वल वोटिंग राइट मिलता है, बिकॉज वन मैन वन वोट, ठीक है, वन मैन वन वोट। तो आपको एज अ मैन काउंट किया जा रहा है, एज अ पर्सन काउंट किया जा रहा है, एज अ ह्यूमन बीइंग काउंट किया जा रहा है, आपको किसी भी बेसिस पे लोगों से अलग नहीं रखा जाता है। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो सेक्युलरिज्म का और डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल सेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये क्वेश्चन है कि किस तरीके की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी रहेगी जिसमें अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट है वो ओनर ने बनाया है और वो सबके लिए बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ट्रेड एग्रीमेंट है
कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें अगर मैं कोई ट्रेड एग्रीमेंट ओनर बना रहा है तो वो सबके लिए मानना बाइंडिंग हो जाएगी, बाध्य है कि उन्हें मानना ही पड़ेगा? बेटा ये होती है आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कैसे होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? हमने जब ये डिस्कस किया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो हमने आपको ये बताया था कि कर्ता ही सारे डिसीजंस लेता है और उसके सभी डिसीजंस बाकी के बिजनेस मेंबर्स पे बाइंडिंग होते हैं, उन्हें उस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा जो कर्ता ने डिसाइड किया है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो मुझे किसके फीचर्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, जब भी मुझसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगी। उसमें जो मेन फीचर है हमारा, दैट इज द डिसीजन ऑफ कर्ता इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस, और यू कैन से ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यू कैन से और बिजनेस, वॉट एवर यू वुड लाइक टू से। ठीक है, तो वो बाइंडिंग हो जाती है, तो वो वाला पॉइंट हम यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन कर देंगे टू मेक इट मोर क्लियर एंड मोर बेटर। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है एनसीईआरटी में एप्लीकेशन बेस्ड में, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस एसेट्स जो हैं आपके 50,000 के हैं और बिजनेस का जो डेट है, कर्जा है, वो 80,000 यानी कि 80,000 का है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं ये लोग? ये आपका उन्होंने कहा है कि अगर तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो क्या होगा और पार्टनरशिप फर्म है तो क्या होगा। ठीक है, अगर तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो 50, दोनों ही केसेस में पहले तो 50,000 तो मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगी, वेदर इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप और वेदर इट इज़ अ पार्टनरशिप। 50,000 तो मेरा यहीं ख़त्म हो गया, जो बिजनेस के एसेट्स थे वो तो मेरे पहले ही ख़त्म कर दूंगी मैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बचती 30,000 की फिगर। अब मुझे डिसाइड करना है कि वो 30,000 की फिगर कैसे ली जाएगी। अगर मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है तो वो 30,000 मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके या अपने पास जो पर्सनल कैश या कोई भी चीज़ अवेलेबल होगी उसके थ्रू मुझे पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर मेरे पास आएगा, मेरा गला पकड़ने के लिए आएगा कि आप वो पे कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रही हूँ और सपोज करो हम 2 पार्टनर्स हैं, तो उस केस में जो ये 30,000 का था रहेगी लाइबिलिटी तब भी हम दोनों पार्टनर्स के ऊपर ही। ठीक है, शेयरिंग रेशो भी हमारा वही रहेगा कि जिस रेशो में हमने डिसाइड किया है कि हम लॉसेस शेयर करेंगे या रिस्क बेयर करेंगे, शेयर भी उसी में होगा। लेकिन वहाँ पर एक क्या फ़र्क आ जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा अलग एक जो पार्टनरशिप में इफेक्ट आता है वो होता है कि जब हमने पार्टनरशिप की लाइबिलिटी के बारे में बात की थी, देन वी हैव सेड दैट इट इज़ अनलिमिटेड एंड जॉइंट। जॉइंट का यहाँ क्या मतलब होता है कि क्रेडिटर जो है वो उस पार्टनर के पास जाएगा जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेटर है, पर्सनल एसेट्स जिसके ज़्यादा हैं, जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जिसके पास अच्छी है, वो उसके पास जाएगा कि आप मेरा इंतज़ाम करो, उसको पे करना पड़ेगा। सपोज़ करो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों ने ही बिज़नेस स्टार्ट किया है पार्टनरशिप में, और मेरी फ्रेंड की पर्सनल प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी है, मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो जो क्रेडिटर होगा जिसको पैसे लेने होंगे 30,000, वो मेरी फ्रेंड के पास जाएगा, कहेगा मेरे पैसे दो। मेरी फ्रेंड को उसको देने पड़ेंगे क्योंकि वो भी बिज़नेस में एक पार्टनर है। ठीक है, बाद में वो मुझसे ले सकती है जिस तरीके से चाहे या जिस टाइम पीरियड पे चाहे उसके हिसाब से। ठीक है, वो हमारा जो है लेन देन आपस में चलता रहेगा, क्योंकि लेकिन लाइबिलिटी जॉइंट थी तो क्रेडिटर उसके पास जा सकता है जिसकी प्रॉपर्टी उसको लगता है बेटर है, जो आसानी से ड्यूज क्लियर कर पाएगा। ठीक है, तो ये 2 थी आपकी एप्लीकेशन बेस्ड, एक और है जो थर्ड प्रॉब्लम है, उसमें हम एक लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक छोटी सी शॉप थी नेबरहुड में अपने स्टार्ट की। तो उन्होंने क्या किया, नॉर्मल लेडीज़ का सामान रखा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, हेयर पिन्स है, नेल आर्ट का काम है, ये सब चीज़ें शुरू की। बट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनकी अपनी ही सिटी में 3 शॉप्स हो गई, 3 ब्रांचेज हो गई। ठीक है,
वो सारी चीज़ों का काम अच्छे से मैनेज कर रही है, लेकिन वो क्या करना चाहती है, वो कहती है कि मैं सोच मेरी है कि मैं कंट्री वाइड पूरी कंट्री में अपनी ब्रांचेस जगह जगह बनाऊं, है ना। तो उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा, वैसे तो वो अच्छी तरह से ध्यान रख रही हैं, लेकिन चीज़ों को बेटर मैनेज करना पड़ेगा। तो अब इस सिचुएशन में इन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में ही रहती हैं तो क्या 2 बेनिफिट्स रहेंगे उन्हें। सिंपल सी चीज़ है, बेनिफिट्स क्या है, एक तो प्रॉफिट सारा अकेले आएगा, डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा उनको, है ना, डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है सारा वो अकेले लेंगी। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन है उनके पास, आसानी से ब्रांचेस अपनी खोल सकती हैं, कहीं पर भी क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकती हैं। तो ये 2 बेनिफिट्स वो मेंटेन करके चल सकती हैं अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ही रहेंगी तो। लेकिन अगर वो अपने बिजनेस को जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर देती हैं तो क्या बेनिफिट्स रहेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, जॉइंट स्टॉक मतलब स्टॉक का मतलब होता है जो हम एसेट्स वगैरह लगा रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं, जॉइंट हो जाएगा पहली बात तो वो स्टॉक सारा, है ना, खर्चे डिवाइड हो जाएंगे, रिस्क शेयर हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा, अब मैं अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करूँगी तो बट ऑब्वियसली बात है मैं प्राइवेट कंपनी की तरफ जाऊँगी, पब्लिक कंपनी की तरफ तो नहीं जाऊँगी ना। मोर प्रोबेबली आई विल आस्क फॉर द ऑप्शन ऑफ, और आई विल गो फॉर द ऑप्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रही हूँ तो मैं जो दूसरा इंसान ढूंढूंगी वो मैं ऐसा ही ढूंढूंगी जो मेरी तरह ही काम को और अच्छे से मैनेज कर पाए, या जो फ्लॉज मेरे अंदर हैं, जो कमियां मेरे अंदर हैं, वो उन चीज़ों को कवर अप कर पाए, जिन चीज़ों की नॉलेज मुझे नहीं है, मैं ऐसे नॉलेज वाला बंदा ढूंढूंगी। तो मुझे क्या होगा, प्रोफेशनली मैनेजमेंट मिल जाएगी, अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाएगी, है ना। तो ये 2 मुझे बेनिफिट हो जाते हैं अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में एंटर करती हूँ तो। Next question they are asking that what role will her decision to go nationwide play in her choice in the form of business organization। अब क्या होता है, अगर वो नेशन वाइड जाना चाहती हैं, पूरी कंट्री में अपने ब्रांचेस खोलना चाहती हैं, तो अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप में रहती हैं तो उनको काफ़ी लिमिटेशंस हो सकती है। एक इंसान हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकता, डिले हो सकता है डिसीजन मेकिंग में। दूसरा इंसान अगर वो किसी को अपॉइंट करती हैं, लेबर्स को या वर्कर्स को, वो उतने अच्छे से, उतनी विलिंगनेस के साथ काम नहीं करेंगे, है ना, ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी बात ये, अगर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑप्शन लेती हैं तो वो बेटर उनको रहेगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि एक तो ज़्यादा लोग हैं, मैं मानती हूँ कि शेयरिंग उनकी बढ़ जाएगी, लेकिन ज़्यादा जगह पे नाम रख करने के लिए अलग अलग लोग उन्हें मिल रहे हैं, है ना, बेटर प्रोफेशनल मैनेजमेंट उन्हें मिल रहा है। तो अगर वो कंपनी की फॉर्म की तरफ जाती हैं तो वो ज़्यादा बेटर उन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगी, है ना, मैनेजर्स ज़्यादा अच्छे अपॉइंट करके वो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, डील कर पाएंगे उन चीज़ों के साथ। जो कमियां हैं उन कमियों से दूसरे मेंबर्स जो वो जोड़ रही हैं अपने साथ, उन कमियों जिनमें वो कमियां ना हो वो ऐसे ढूंढ सकती हैं, तो वहाँ पर उनको बेटर रहेगा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट लीगल फॉर्मेलिटीज़ विल शी हैव टू अंडरगो टू ऑपरेट बिजनेस एज अ कंपनी। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें, मिनिमम मेंबर्स कितने हैं इसका ध्यान रखना पड़ेगा, एज़ पर कंपनीज एक्ट उन्हें पूरा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सारे जितने भी रेगुलेशंस होती हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी, हर डिपार्टमेंट के साथ कंप्लाइंस कराने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना लिस्टिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो ये विग्रस प्रोसीजर है, ये सारा उन्हें रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अगर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी मेंटेन कर रही हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप लोग अलग अलग बुक्स में से जो आपको बेटर लगता है उसके हिसाब से स्टडी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ हम फिनिश कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। सो फॉर टिल देन, बाय बाय, thank you for your concentration, hope you like the class.